नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चौधरी, अजय, उसके बाद में रोशाली, नितिन कोहली, सभी लोग जल्दी-जल्दी एक बार लाइव आ जाएँगे, सेशन के साथ जुड़ जाएँगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूँ। और बेटा, पहले मैं आपको कराऊँगी वो टॉपिक जो कि हमें आज करना है। अभी हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो पहले हम उनको करेंगे। ठीक है? हम उनको करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है बाकी की चीज़ें देखेंगे। तो आप लोग सभी लोग जल्दी-जल्दी लाइव आ जाइए एक बार, फटाफट से लाइव आ जाएँगे सारे बच्चे। जल्दी से एक बार लाइव आ जाएँगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर पाऊँ। ठीक है? ओके। नैतिक, नितिन, शेखर, उसके बाद नितेश, सुमित, प्रिया, दीपक, अभिषेक, सचिन, सभी को मेरी तरफ से अगेन गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे-राधे, राम-राम, शस्त्र अकाल प्यारे-प्यारे बच्चों। आप जानते हैं कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसका थोड़ा-सा टॉपिक बचा हुआ है और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है? अजय, इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि पीडीएफ से मत पढ़ाना। पीडीएफ से क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, ये मैं अपने आप डिसाइड करूँगी। ऐसी कोई चीज़ मैं पीडीएफ से आपको नहीं पढ़ाऊँगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है? जो आपको समझ में नहीं आएगी। आप लोग जो हैं पहले से परेशान मत हुआ करो, स्ट्रेस मत लिया करो। भई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, तो जो अधिवेशन है उनमें मुझे बताना है कहाँ पर हुआ था और क्या बात थी। तो वो तो मैं आपको पीडीएफ से ही पढ़ा दूँगी। उसके लिए भी हाथ से लिखने की क्या ज़रूरत है, ये बताओ मुझे? उसमें भी हाथ से लिखने की कोई ज़रूरत है? तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं पीडीएफ से आपको केवल वही चीज़ें पढ़ाऊँगी। मैम 1857 की पीडीएफ नहीं मिली, मैंने तो 1857 का विद्रोह बाइलिंगुअल कराया है। बाइलिंगुअल कराया है, फिर कहाँ पे दिक्कत आ रही है? लेकिन अगर फिर भी आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी बेटा। अगर आपके पास नहीं पहुँची है तो मैं आपको दे दूँगी, अगर आपको चाहिए फिर भी। ठीक है? तो परेशान मत हुआ करो एकदम से। अब अभी तो आपका टॉपिक वही चल रहा है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो एक आप यहाँ पे हेडिंग देंगे इसमें मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन। लिखिएगा मुस्लिम रिफॉर्म्स मूवमेंट। रिफॉर्म्स मूवमेंट। अभी तक आप देख रहे थे कि हिंदू धर्म में जो कमियां थी, अब मुस्लिम धर्म में जो कमियां थी उनके लिए भी आंदोलन चलाए गए थे। तो कैसे कैसे आंदोलन चलाए गए थे? बेटा बिल्कुल मैं आराम से ही करवा रही हूँ। अगर मैं जल्दी करवाती ना तो आपका सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट हो गया होता। ठीक है? तो आप परेशान मत होइए, मैं आराम से ही करवाऊँगी। आप टेंशन मत लीजिए इस चीज़ के लिए और मुझे आपसे कुछ बात भी कहनी है आज। तो एक बार मुझे याद दिला दीजिएगा और इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन बेटा जब जब मतलब मुस्लिम धर्म में जो कमियाँ थी उनके लिए। जैसे अगर हम मुस्लिम सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो इसके जो प्रणेता थे, मतलब जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी वो थे सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां, इनका नाम आपने सुना होगा। ठीक है? सैयद अहमद खां। तो इन्होंने कहा कि भई मुस्लिम धर्म में जो भी कमियाँ हैं, ये 1817 से 1898 तक इनका समय था बेटा। 1817 से 1898 तक सैयद अहमद खान जी। और इन्हें कहा जाता है भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण के दूत। मुस्लिम पुनर्जागरण के दूत। और आपका हिंदू धर्म में रिफॉर्म्स के लिए किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। तो लिखिएगा मैसेंजर ऑफ मुस्लिम
तो मुस्लिमों में जो आपके रिफॉर्म्स की शुरुआत की, वो सबसे पहले किसने की थी? आप कहोगे सैयद अहमद खां जी ने की थी। सैयद अहमद खां ने की थी। ये आपको बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है? ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बच्चा। अब आगे सुनिए, थोड़ा-सा अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण के दूत कौन थे? तो आप कहोगे सैयद अहमद खां। इनका उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य के साथ इन्होंने ये आंदोलन शुरू किए थे? आप कहोगे इनका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कह लो, मोटो कह लो, क्या था? तो आप कहोगे मुस्लिम समाज में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा, मुस्लिम समाज में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा, मुस्लिम समाज में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार, का प्रचार। इंग्लिश में लिखिएगा, टू स्प्रेड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन अच्छा, पश्चिमी शिक्षा में क्या बताया वो भी मैं आपको भी समझाऊंगी। वेस्टर्न एजुकेशन एंड साइंटिफिक आउटलुक इन मुस्लिम, मतलब ये चाहते थे कि मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो भी गलत चीजें हैं, उनमें सुधार आए। मुस्लिम लोग जो है मॉडर्न एजुकेशन या जिसे हम कहते हैं पश्चिमी शिक्षा, उसमें मुस्लिम लोगों को उसमें जो है एक तरीके से उनको दिया जाए और उनका जो सोचने समझने की जो शक्ति है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा आपके घरों में कहते हैं कि चारपाई पे बैठे या बैठकर पैर नहीं हिलाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि बैठकर क्या लगाना नहीं चाहिए, बैठकर अगर अंशिका मैं बेटा आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, है ना? बेटा आपने अपनी सोच हो सकती है और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि अंशिका ऐसा नहीं है कि आपके देश को आज़ादी केवल हिंदुओं ने दिलवाई थी। अभी मैं आपको बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर्स के नाम बताऊँगी, बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम बताऊँगी जिन्होंने आपकी देश की आज़ादी में योगदान दिया है और वो मुस्लिम्स थे। है ना? तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो रिस्पेक्ट देने वाला व्यक्ति है वो चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है। रिस्पेक्टेबल पर्सन मतलब रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। क्योंकि उसने अपने धर्म को नहीं माना, उसने अपने धर्म से ऊपर अपने देश को माना। ठीक है? तो मैं जहाँ पर जो चीज़ें होंगी मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपनी सोच को बदल दो। लेकिन बेटा मेरी तो यही सोच है और मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं अ, धर्म में विश्वास करने से ज़्यादा इंसानियत में विश्वास करती हूँ। और जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं तार्किक तरीके से सोचती हूँ और अभी वही बात अभी मैं लिख भी रही हूँ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई आप जब सोचो और समझो तो आपके अंदर एक तकनीकी चीजें होनी चाहिए कि ये काम क्यों नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही थी आपको कि आपने देखा होगा घर में कई बार आप पैर हिलाते हो तो लोग बोलते हैं भाई पैर मत हिलाओ, पैर हिलाना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आप उसको साइंटिफिक तरीके से जाकर सोचोगे तो पैर हिलाने के लिए क्यों मना किया जाता है? ऐसा नहीं होता कि पैर हिलाने से लक्ष्मी चली जाती है या पैर हिलाने से कोई अपशगुन हो जाता है। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उल्टा होना शुरू हो जाता है। साइंस ये कहता है। तो आप यहाँ पे क्या मतलब वैज्ञानिक तरीके से जब आप सोचोगे तो वो इसलिए किया जाता है, लेकिन ये बातें तार्किकता नहीं थी लोगों में पहले। तो उन्होंने कहा कि भाई साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप करो अपनी सोच के अंदर। क्या सही है, क्या गलत है उस तरीके से सोचो और वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने क्यों कहा मुस्लिम्स के अंदर ताकि जो कुरीतियां हैं
वो खत्म की जा सके। राजा राम मोहन राय जी ने भी पश्चिमी सभ्यता के लिए जो है अप्रूवल दिया, मतलब उन्होंने सहमति दी पश्चिमी सभ्यता को, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे समाज में उस समय पर उसके हिसाब से गलत थी। जैसे सती प्रथा था, जैसे बाल विवाह था, बहुपत्नी प्रथा था, बहुत सारी ऐसे सिस्टम थे आपके समाज में, और आज भी हमारे बहुत सारे धार्मिक कुरीतियां हैं। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पे मुस्लिम्स के अंदर सबसे पहले जो कदम उठाए थे वो सर सैयद अहमद खान जी ने ही उठाए थे। ठीक है, और इन्होंने मुस्लिम्स को शिक्षित करने के लिए भी यहाँ पे कह सकते हैं कि काम किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इन्होंने, इनका ये उद्देश्य था कि मुस्लिम्स जो हैं वो शिक्षित हों, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन उनके पास हो, और साथ साथ उनकी जो सोचने समझने की शक्तियां हैं वो आपका साइंटिफिक जो अप्रोच है उनके अंदर डेवलप हो, मुस्लिम्स के अंदर। तो आपने इतना लिख लिया है तो एक बार बेटा मुझे थम्स अप कर दें। फिर इन्होंने 1858 में असबाब ए बगावत ए हिंद लिखी थी, और ये आपका 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखी गई किताब थी। ठीक है, जल्दी से फटाफट से आप फटाफट कर दीजिए, जल्दी से एक बार बताएं। जल्दी से लिखकर बेटा आपको बताना है, प्लीज जल्दी रिस्पॉन्स किया करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखिए, 1858 में असबाब ए बगावत, असबाब ए बगावत ए हिंद लिखी। ठीक है, ए हिंद लिखी, और ये पता है किसके ऊपर थी? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर लिखी हुई इनकी बुक थी। अभी मैं बताऊंगी इसका। तो आप लिखेंगे इन्होंने रोट अ बुक, रोट अ बुक असबाब, असबाब ए बगावत ए हिंद in 1858, in 1858। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा 1864 साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864। ये इनके द्वारा ही स्थापित की गई थी। अच्छा, असबाब ए बगावत जो बुक थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन और लिखना बेटा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है, द कॉसेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। इंग्लिश ट्रांसलेशन, अंग्रेजी में अनुवाद, द कॉसेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1850, ऐसे लिखो, द कॉसेज ऑफ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट कौन सा हुआ था? तो मैंने आपको पढ़ाया है कि 1857 का विद्रोह हुआ था। द कॉसेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, बेटा एक मिनट, इंडियन लिखना मैं भूल गई हूं। द कॉसेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था, इंडियन रिवॉल्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये किसके द्वारा किए गए काम है? तो सैयद अहमद खां के द्वारा। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि असबाब ए बगावत जो बुक इन्होंने लिखी है, ये बुक रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर लिखी गई इनकी एक किताब थी।
ये आपको ध्यान रखना है। तो 1864 में इन्होंने क्या किया था, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और ये जो मतलब इसका काम क्या था मैम, साइंटिफिक सोसाइटी का काम क्या था, तो बेटा जी जो बुक्स हुआ करती थी, जो बुक्स थी मतलब पुस्तकें, उनका उर्दू में ट्रांसलेशन करने के लिए, उनका उर्दू में ट्रांसलेशन करने के लिए, तो पुस्तकों के उर्दू भाषा में अनुवाद के लिए, ठीक है, उर्दू भाषा में अनुवाद के लिए लिख लीजिए, उर्दू भाषा में अनुवाद के लिए बुक्स का ट्रांसलेशन किया जा सके, इसके लिए फॉर ट्रांसलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी इन उर्दू लैंग्वेज। लिख लीजिए फटाफट से लिख लेंगे। तो उर्दू भाषा में अनुवाद के लिए पुस्तकों का क्या बनाया गया था, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने ही बेटा 1875 में अलीगढ़ स्कूल स्थापित किया था, अलीगढ़ स्कूल स्थापित किया, अलीगढ़ स्कूल स्थापित किया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलीगढ़ स्कूल इन 1875। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपका अलीगढ़ स्कूल है, ये आपका एएमयू कब बना, और मोहम्मदन एंग्लो अब ये क्या पहले बना, ये वाला जो स्कूल था बेटा जी ये 1877 में ये बना, मोहम्मदन एंग्लो, मोहम्मदन एंग्लो, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, ओरिएंटल कॉलेज बना, ठीक है, कब बना, 1877 में। उसके बाद बच्चा उसके बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, यूनिवर्सिटी जिसे आप कहते हैं एएमयू। तो लिख लीजिए कैसे कैसे यहां पर ये बना था, जल्दी से। जल्दी लिख लीजिए बेटा ताकि मैं आगे बढ़ूं। लिखकर एक बार बेटा बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम एएमयू में केवल मुस्लिम लोग ही जो है पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी है एएमयू बेटा, लिख लिया है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलो, इन्होंने क्या किया, 1888 में यूनाइटेड इंडियन, यूनाइटेड इंडियन इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की, स्थापना की, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन इन 1888। और ये पता है किसके लिए की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी कांग्रेस यानी कि आईएनसी,
जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस के विरोध के लिए या कांग्रेस के विरोध में तो क्या लिखोगे? अगेंस्ट ऑफ INC। अगेंस्ट ऑफ INC कौन सी संस्था स्थापित की थी इन्होंने? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। उसके बाद एक हेडिंग देंगे, देवबंद आंदोलन। ये भी मुस्लिम से जुड़ा हुआ है। देवबंद आंदोलन, देवबंद मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट। अब इसमें लिखिएगा प्रवर्तक किसने मतलब इसको शुरू किया था? मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम ननोतवी, ननोतवी, मोहम्मद कासिम ननोतवी। और इनके साथ में राशिद अहमद गंगोही, राशिद अहमद गंगोही। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, इसने किया था अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। ये वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ था। और इसके अलावा कुरान और हदीस, कुरान और हदीस की शिक्षा का प्रचार, की शिक्षा का प्रचार। इंग्लिश में लिख दूं फिर मैं आपको समझाती हूं। लिखिएगा, ऑपोजिशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन एंड स्प्रेड द and spread the teaching of Quran and Hadith, कुरान एंड हदीस। उसके बाद दारुल उलूम की स्थापना, दारुल उलूम की स्थापना 1866 सहारनपुर यूपी, सहारनपुर यूपी। बेटा पहले लिख लो फिर मैं समझाती हूँ। सहारनपुर यूपी, जल्दी से। लिखकर बताओ फिर मैं ये देवबंद आंदोलन आपको पूरा समझाती हूँ। देवबंद आंदोलन के बारे में आपको पता ही है।
अब देखो यहाँ पे नोट कर लिया, अब समझो। देवबंद आंदोलन भी बेटा मुस्लिम्स में ही शुरू किया गया था। इसके प्रवर्तक मोहम्मद कासिम ननोतवी, राशिद अहमद गंगोही, इन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। इन्होंने कहा कि हमें वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाना, हमें इंग्लिश एजुकेशन को नहीं अपनाना, बल्कि इन लोगों ने कहा कि आपको क्या करना चाहिए, कुरान को पढ़ना चाहिए, कुरान में जो टीचिंग्स है, कुरान में जो शिक्षाएं हैं उनको मानना चाहिए। और इन्होंने कहा कि हदीस की शिक्षा जो होती है, अब मैम ये हदीस की शिक्षा क्या होती है, तो आपको पता है पैगंबर मोहम्मद जी का नाम आपको पता है, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद जी के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं, उनके द्वारा जो कार्य बताए गए हैं, उनके द्वारा जो रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं, उनको कहा जाता है हदीस की शिक्षाएं। तो इन्होंने कहा कि हमें उनको मानना चाहिए, हमें उनका प्रचार करना चाहिए, ठीक है। और दारुल उल उलूम की स्थापना इन्होंने की थी। और ये दारुल उल उलूम की स्थापना इन्होंने कब की थी, 1866 सहारनपुर यूपी में, 1866 सहारनपुर यूपी के अंदर इन्होंने की थी। फिर अब मैं आपको पढ़ाऊंगी थियोसॉफिकल सोसाइटी। फटाफट से लिखिए, आगे चल सकती हूँ, ठीक है। फालतू के कमेंट्स आप कितने भी करते रहिए, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, डेली आपका यही काम है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। बच्चे जब आप इसके बारे में बात करेंगे, इस सोसाइटी की, तो यह एक आध्यात्मिक संस्था थी, यह एक आध्यात्मिक संस्था थी। और इसकी अपनी विचारधाराएं थी, लिखिएगा, इट वॉज अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका काम, इसका जो लक्ष्य था, नस्ल भेद को दूर करने के लिए, नस्ल भेद को दूर करने के लिए स्थापित हुई थी, दूर करने के लिए स्थापित की गई थी, नस्ल भेद को दूर करने के लिए, लिखिएगा, टू एलिमिनेट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब इसका क्या मतलब है, देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब मैं बेटा आपसे बात करती हूँ, तो ये भारत में स्थापित संस्था नहीं थी, बल्कि इसकी स्थापना की गई थी आपका अमेरिका के अंदर। लेकिन इसका भारत में क्यों हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर इसकी ब्रांच खोली गई थी। और इसके जो विचार थे, इसके विचारों से प्रभावित हुई थी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट भी इससे जुड़ी थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, किसने की थी, नस्ल भेद का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा, आपका एक आर्टिकल है 15, उसमें लिखा है कि किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, तो जो मूलवंश होता है, मतलब उसको आप क्या कहते हैं, रेस कहते हैं। तो नस्ल का मतलब रेस, लिखा हुआ है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो किसका क्या वंश है, इसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए इसने जो है अपना लक्ष्य रखा था कि भाई मुझे नस्ल भेद को दूर करना है। जैसे आपको पता होगा कि पहले के समय पे काले और गोरे व्यक्तियों में क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था। तो ये आपका कहाँ के लोगों, कहाँ पे स्थापित हुई है, अमेरिका में, इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। और यहाँ पे एक रूसी महिला और एक यहाँ पे यूएसए के व्यक्ति, जिन्होंने मिलकर इसको स्थापित किया था। और फिर इसकी ब्रांच को उन्होंने इंडिया में भी खोला था, इंडिया में मद्रास अडियार में इन्होंने खोला था। तो उसकी विचारधाराएं भारत में भी आई। और ये एक आध्यात्मिक संस्था क्यों कह रही हूं, क्योंकि यहाँ पर आध्यात्म का भी ज्ञान दिया जाता था। और आध्यात्मिक व्यक्ति पता है, जो ये आपके काले गोरे होते हैं, जाति धर्म होते हैं, अगर वो अच्छे से आध्यात्म को पढ़ता है, या आध्यात्मिक शिक्षा उसके पास अच्छे तरीके से की गई है, तो वो इन सब चीजों को मानता ही नहीं है। तो इसने कहा कि नस्ल भेद जो है ना, वो गलत चीज है। मतलब आप वंश के आधार पे कि कौन किसका वंशज है, कौन काला है, कौन गोरा है, इस आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, भेदभाव करते हो, ये गलत है।
तभी तो जब आपका संविधान बनाया गया है तो उसमें ये लिखा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अगर आप भेदभाव करते हो तो वो आपके आर्टिकल 15 का वायलेशन होगा। ये पहले के समय पे चलती थी चीजें, तो केवल भारत में नहीं थी, ये विदेशों में भी थी। साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, इन सब जगह पर ये सारी चीजें होती थी। अंग्रेजों के लिए अलग चीजें थी, यहाँ पर अलग चीजें, मतलब जो इंडियंस, मतलब उनको काला कहा जाता था, उनके लिए अलग चीजें थी। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर कि नस्ल भेद को दूर करने के लिए आप कहोगे कि ये आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी को स्थापित किया गया था। अच्छा, उसके बाद में हम बात करते हैं संस्थापक। संस्थापक कौन कौन था, सॉरी, मतलब फाउंडर। तो फाउंडर में आप नाम लिखेंगे, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पहला लिखिएगा मैडम हेलेना ब्लातवस्की। मैडम हेलेना ब्लातवस्की, ये एक रशियन महिला थी। और एक नाम लिखिएगा आपका हेनरी स्टील अलकाट। हेनरी स्टील अलकाट, इन दोनों ने मिलकर, अब स्थापना कब हुई थी मैम? स्थापना हुई थी बेटा जी 1875, न्यूयॉर्क यूएसए में। न्यूयॉर्क यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी। लिखिए फटाफट। तो आपका अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? आप कहोगे कि अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था। दीपक, क्या समझ नहीं आ रहा? वो भी लिखना होता है। आपने ये तो लिख दिया समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या? क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रही हूँ, एक एक चीज, हदीस क्या होता है, कुरान क्या होता है, ठीक है, आपका वेस्टर्न एजुकेशन क्या थी, आपकी इंडियन एजुकेशन, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन को क्यों फॉलो करने के लिए कहा गया था। उसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने स्थापित की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य क्या रखा गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे पहले भारत में कहां पर आई थी, क्या सबसे पहले मद्रास में आई थी या कहीं और आई थी? तो पहले ये लोग मुंबई गए, मुंबई के बाद ये मद्रास में आए। ठीक है, तो इनका लेकिन स्थापना, मतलब शुरुआत कहाँ हुई? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी, क्योंकि वहां पर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, वहां पर भी वंश के आधार पर भेदभाव था। लिखिए इसको बेटा जी, फिर मैं आगे चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि अगर आप रेगुलर क्लास करोगे तो चीजें समझ में आएंगी, अगर आप नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। पेंसिल की थिकनेस कम कर दो, ये लीजिए थिकनेस कम कर दी। डन हो गया, आगे चलिए। अब इन्होंने क्या किया, अपना एक हेडक्वार्टर, इन्होंने, आप कह सकते हो ऑफिस, 1879 में मुंबई में कार्यालय खोला। मुंबई में कार्यालय खोला किसने? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। क्योंकि कुछ बच्चे यही भूल जाते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो लिखिएगा ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस इन मुंबई इन 1879, इन 1879। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में सबसे पहले कहां पर आई? मुंबई में। फिर बेटा जी इन्होंने 1882, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखने जा रही हूं मैं, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, चेन्नई। चेन्नई को पहले क्या कहते थे? मद्रास। क्योंकि भी बहुत सारे बच्चे बोलने लगेंगे अभी तो आपने मद्रास बोला था। तो चेन्नई को आज आप चेन्नई बोलते हो, लेकिन पहले इसे मद्रास बोला जाता था। काजल, में लिखने का टाइम देती हूँ बेटा, जब आपकी तरफ से आ जाता है कि डन, तभी मैं आगे बढ़ती हूँ। और बताइए कैसे टाइम दूं, बताइए।
जब आप ये लिख कर भेज देते हैं मुझे कि लिख लिया, तब मैं अगली स्लाइड लगाती हूँ बेटा। ठीक है? तो 1882 में अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर इन्होंने कहां पर खोला था? मद्रास में खोला था। आप और मद्रास में कहां? तो अडियार, मद्रास के अडियार में खोला था बेटा, ध्यान रखना। और मद्रास को आज के समय में इन प्रेजेंट आप क्या कहते हो? चेन्नई कहते हो। ठीक है, इंग्लिश में लिखिएगा। ओपन इंटरनेशनल हेडक्वार्टर इन 1882 इन मद्रास, ब्रैकेट में लिख देना चेन्नई। और मद्रास में अडियार नामक स्थान पर, यह भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे लिखिए। 1889 में एनी बेसेंट इससे जुड़ी, एनी बेसेंट इससे जुड़ी। अब ये एनी बेसेंट कौन है, पहले इनके बारे में सुन लो बेटा। एनी बेसेंट आपके भारत की नहीं है। एनी बेसेंट जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि आयरिश महिला, मतलब आयरलैंड से आई हुई महिला है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बेटा जी अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, चेन्नई 1886 होगा। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं इस डेट को, सैंडी तुरंत चेक करेंगे। ठीक है, डेट हो सकता है क्योंकि अलग अलग किताबों में कई डेट्स अलग अलग हैं, लेकिन 1882, चलिए फिर भी मैं चेक करूंगी बेटा, क्रॉस चेक करूंगी। और एक करेक्शन भी मुझे कल के नोट्स में कराना है। अब देखो मेरी बात सुनो पहले, कि एनी बेसेंट कौन है। तो एनी बेसेंट बेटा जी एक आयरिश महिला है, आयरलैंड से कहा जाता है कि ये आई थी। और ये थियोसोफिकल सोसाइटी की जो विचारधाराएं थी, जो उनका एक उद्देश्य था, उससे बहुत प्रभावित हुई थी। और जब इससे प्रभावित हुई तो ये इस सोसाइटी से जुड़ी। तो आप ये सोचो कि ये कहीं भारत की महिला है तो नहीं, लेकिन फिर ये भारत में कैसे आई? तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि इनके इनके पति के साथ कुछ विवाद हो गए थे। ठीक है, इनके इनके पति के साथ में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे, और उसके बाद ये क्या हुई, पहले थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी, फिर 1893 में ये भारत में आई, और भारत में आकर फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय राजनीति को समर्पित कर दिया। आपको पता है एनी बेसेंट की काफी भूमिका आपके देश में आपके स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रही है, जिसको आप मेरे मुंह से कई बार सुनोगे। जैसे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी, होम रूल लीग की स्थापना करेंगी, ताकि भारतीयों के स्वशासन के लिए ये उस लीग के द्वारा जो है लड़ाई करेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो 18 बेटा 1816 होम रूल लीग आंदोलन, 17 नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1889 में एनी बेसेंट इससे जुड़ी, तो एनी बेसेंट लिखिएगा। एनी बेसेंट एनी बेसेंट joined the थियोसोफिकल सोसाइटी इन 1889। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी इन 1889। आगे लिखिएगा। सोफिकल, एक मिनट रुकना। थियोसोफिकल, थियोसोफिकल, अब ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी इन 1889। आगे देखिएगा बेटा जी, 1893 में भारत आई। शी केम्स टू इंडिया शी केम टू इंडिया इन 1893। और 1893 में क्या हुआ था, मैंने कल आपको बताया था बच्चे, मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताइए। 1893 में क्या हुआ था? अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे? बताइए जल्दी से।
स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे? बताइए जल्दी से। स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे 1893 में? आपसे मेरा प्रश्न है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। फटाफट बताइए बच्चे एक बार। और वहीं ये स्वामी विवेकानंद जी को मैंने कल आपको लिखवाया, यही करेक्शन भी कराना है मुझे इसी में। पहले आप मुझे बताइए, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 1893 में कहीं पर गए थे। कहाँ गए थे बेटा जी ये? शिकागो गए थे मैम। शिकागो में गए थे, और शिकागो कहाँ पर पड़ता है? यूएसए में। तो कहा जाता है कि एनी बेसेंट जो हैं वो आपके इसमें इस धर्म सम्मेलन में भाग लेने कहाँ पे गए थे ये? धर्म सम्मेलन होने वाला था शिकागो में, वहां पर भाग लेने गए थे। तो इस धर्म सम्मेलन में बेटा जी एनी बेसेंट भी गई, और वहीं से फिर 1893 में ये कहां पर आ गई थी? वहीं से 1893 में ये आपका जो है इंडिया आ गई थी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब मैंने कल आपको लिखवाया है कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनको स्वामी विवेकानंद किसने कहा था? बताना बेटा जरा, क्या लिखवाया है मैंने? स्वामी विवेकानंद, जो इनमें स्वामी की उपाधि है, इनको किसने दी थी? और उन्हीं ने इनका खर्चा उठाया था पूरा शिकागो आने का। उसी व्यक्ति ने इनका खर्चा भी उठाया था। बताना जल्दी से। स्वामी की उपाधि क्या लिखी हुई है? किसने दी थी? कौन से राजा ने? मैंने लिखवाया, एक बार बता दो जल्दी से। तो देखो, मैंने आपको लिखवाया है जय सिंह। लिखवाया होगा, प्लीज इसको आप करेक्ट करेंगे और करेक्ट करके थम्स अप। तो जय सिंह को कट करके आप लिखेंगे अजीत सिंह। मैंने पता नहीं कैसे जय सिंह कल बोल दिया है। अजीत सिंह जी ने दी थी बेटा, उसको अजीत सिंह जी कर लेंगे। अजीत सिंह। और ये कहाँ के राजा थे? खेतड़ी के। जगह सही है, नाम मेरे से गलत हो गया है कल, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से। अजीत सिंह जी कर देना बेटा प्लीज, और करके एक बार थम्स अप जरूर कर देना। खेतड़ी के राजा तो हैं, खेतड़ी तो ठीक है, लेकिन अजीत सिंह जी, एक बार आप रिस्पॉन्स देंगे फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। इसको आप एक तरफ रखेंगे क्योंकि ये यहां से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये करेक्शन आपको करना है बच्चा। अपने नोट्स में करेक्शन करके तुरंत मुझे बताएं। करके एक बार थम्स अप कर देंगे प्लीज। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकना। सॉरी बेटा, ठीक है, कर लिया। थैंक यू सो मच। और ये बेटा 1882 ही होगा, ठीक है? ये 1882 ही है, हेडक्वार्टर वाला। चलिए, अब आगे चल सकते हैं। चलो, तो ये शिकागो में गई, और शिकागो से फिर कहां पर आई थी? भारत इसी साल में आ गई थी, लिखिएगा। इन्होंने क्या किया? 1898 में एनी बेसेंट ने एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की। बनारस में की, लिखिएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन
1898 by the Annie Besant। और यही आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में क्या बना था बेटा, यहीं पे लिख लेंगे क्योंकि यही इसी का पॉइंट है ये, इसलिए जैसे आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज बेटा जी 1916 में 1916 में बना BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और किसने इसकी स्थापना की थी? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय लिख लीजिएगा प्लीज। 1916 में यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज बना था आपका BHU। जल्दी लिखें ताकि मैं आगे बढ़ूं। BHU बना 1916 में। लिखकर आप बताएंगे बच्चे, तब उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ऋतिक, क्या समझ में नहीं आया वो बताओ। नोट कर लिया है? ओके। मदन मोहन मालवीय अच्छे से लिख लेना, ठीक है, बोर्ड पे थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। लिखिएगा 1908 में इन्होंने 1908 में ब्रदर्स ऑफ सर्विस, ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था को स्थापित किया। एनी बेसेंट ने स्थापित किया। उसके बाद लिखिएगा 1907 में हेनरी अल्काट की मृत्यु हो गई। मृत्यु लिखिएगा, डेथ ऑफ हेनरी अल्काट इन 1907। अब उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो लिखिएगा 1907 में थियोसोफिकल थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। सोसाइटी की अध्यक्ष बनी तो कर्नल अल्काट की मृत्यु के बाद में। ठीक है, लिखिएगा एनी बेसेंट appointed as a president of appointed as a president of Theosophical Society in 1907। ठीक है, 1907 में ये सोसाइटी के अध्यक्ष कब बनी? जब मैम कर्नल अल्काट की मृत्यु हो गई। उसके बाद लिखेंगे 1916 में इन्होंने, पूरा मैं बताऊंगी आपको, अलग से पढ़ाऊंगी, होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम रूल लीग इन 1916। 1917 में INC की पहली महिला अध्यक्ष बनी। पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट फीमेल
chairman of INC in 1917। ये थी आपका एनी बेसेंट का एक इंट्रोडक्शन। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी और ये सारी चीजें आपको मैंने बताई। अब आप लिखेंगे यहां पर स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष। स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष। फटाफट से लिख लीजिए हेडिंग स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष। अर्ली ईयर्स, अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब इसमें मैं कुछ सोसाइटी आपको बताऊंगी जो आपके स्वतंत्रता आंदोलन के शुरू होने से पहले स्थापित की गई थी, जैसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इंडियन कांग्रेस की शुरुआत नहीं हो गई आज तो होगी, सैंडी होगी, रुक जाओ, ठीक है, हो जाएगी, पेशेंस रखो। आईएनसी है बेटा जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज ही मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखवाई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सचिन कुमार। इंडियन नेशनल कांग्रेस 18 अच्छा 1898 वाली लाइन मैम एक बार रिपीट कर दो बेटा। देखो 1898 में एनी बेसेंट ने एक बनाया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, और ये उन्होंने बनाया था बनारस में। ठीक है, कर रही हूं पार्वती, दोबारा सुन लीजिए। तो ये एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित एक कॉलेज था, लेकिन आगे चलकर इस कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया गया। जैसे आपका एएमयू बना, तो एएमयू कैसे बना? तो पहले तो एक स्कूल था, फिर वो बना आपका कॉलेज, और फिर वो बना यूनिवर्सिटी। तो इसी तरीके से जो आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने स्थापित किया था? एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट ने जब इसको बनाया था तो 1898 में। बाद में फिर आपके मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, समझ आ गया? ये मैं नाम भूल गई हूं, जिस बच्चे ने पूछा था एक बार बता दें कि समझ में आ गया। और किसी भी बच्चे को अगर कोई चीज नहीं समझ आए तो आप क्लास में तुरंत पूछ सकते हैं। अब स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष, तो इसमें आप लिखिएगा बेटा जी पहला लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, और ये किससे जुड़ी हुई सोसाइटी थी? जमींदारों से। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसे जमींदार एसोसिएशन भी कहते हैं। ये जमींदारों का क्या था? एक एसोसिएशन था, जमींदार एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अब प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो इसकी स्थापना 1837 में कहां पर हुई थी? तो आप कहोगे कलकत्ता। कलकत्ता को आज आप क्या कहते हो? कोलकाता। लेकिन उस समय तो कलकत्ता ही कहते थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, मतलब फाउंडर? द्वारका नाथ टैगोर। द्वारिका नाथ टैगोर, ये आपके इस लैंड होल्डर सोसाइटी के फाउंडर थे। ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर। द्वारका नाथ टैगोर ऐसे लिखना। उसके बाद में बेटा जी ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। भारत का पहला राजनीतिक संगठन, इंग्लिश में लिखिएगा इंडियाज फर्स्ट
India's first political organization. India's first political organization. ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से, इसको लिखेंगे एक बार। और ये क्यों बनाया गया था? तो जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज अधिकारियों ने जमींदारों के, ताल्लुकदारों के, राजाओं के, इन सबके क्या कर लिए थे? आप कहोगे कि इन सबके अधिकार छीन लिए गए थे। तो जो जमींदार हैं उन्होंने मिलकर अपना एक एसोसिएशन बनाया जिसे हम लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जानते हैं, और इन्होंने अपने अधिकारों के लिए इसके माध्यम से लड़ाई की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए इसको स्थापित किया गया था। लिखिएगा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लैंड होल्डर्स। द इंटरेस्ट ऑफ लैंड होल्डर्स। लैंड होल्डर्स। ठीक है, तो जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सोसाइटी का नाम लिखेंगे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और ये आपकी 1843 में कलकत्ता, इसका केवल संस्थापक याद रखिएगा, जॉर्ज थॉमसन। जॉर्ज थॉमसन। लिखिए बेटा फटाफट, जॉर्ज थॉमसन। लिखिए, लिखकर आप बताइए, फिर मैं आगे बढ़ती हूं। फटाफट लिखिए बेटा। अब आपको ज्यादा नहीं वो कराऊंगी मैं, बस संस्थापक और आपके सोसाइटीज ये आपकी पूछी जाती हैं, इसलिए बता रही हूं। ठीक है, जल्दी से। लिखिए फटाफट, लिख लिया, बहुत बढ़िया, आगे चलें। अब देखिए नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये आपका स्थापित हुआ था 1851 में। संस्थापक का नाम लिखिएगा, राधाकांत देव। राधाकांत देव। एक थे इसमें प्रसन्न कुमार टैगोर। प्रसन्न कुमार टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। लिखिए, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार टैगोर और देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इसमें ये आपके कौन थे? पहले अध्यक्ष, फर्स्ट चेयरमैन बने थे इसके, और देवेंद्र नाथ टैगोर थे इसके पहले सचिव, फर्स्ट सेक्रेटरी।
बेटा संस्थापक याद रखें और एस्टेब्लिशमेंट डेट याद रखनी है। उसके बाद मद्रास नेटिव एसोसिएशन, नाम सुना होगा आपने। ये वो संस्थाएं हैं जो पूछी जाती हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इंग्लिश में भी बेटा यही बोलेंगे, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1852, संस्थापक गुजुल लक्ष्मी, गुजुल लक्ष्मी। और ये आपका लिखेगा दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का पहला राजनीतिक संगठन, पहला राजनीतिक संगठन। फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया, ऑफ साउथ इंडिया, ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखेगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन 1866, दादा भाई नौरोजी। ये भारत के बाहर स्थापित संस्था थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन 1866, दादा भाई नौरोजी। लिखिए फटाफट बेटा, 3-4 और बची हुई हैं, उनको भी लिखते हैं फटाफट। बहुत बढ़िया, दादा भाई नौरोजी जिन बच्चों ने कहा है। लिखिए बेटा। राघव कह रहे हैं मैम लाइव चल रहा है। बेटा मुझे तो लाइव ही लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? अजय कुमार का अलग ही दुख है। लाइट नहीं है मैम, गर्मी है, एसी में है आप तो क्लास ऑफ कर दीजिए, है ना। फिर कल की क्लास में क्या क्वेश्चन होगा, सिलेबस कब कंप्लीट होगा मैम? ऐसे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। चलो बेटा, अपने दुखों को थोड़ा सा कम करो, जीवन में हर चीज से दुखी हो जाते हो आप लोग। स्टूडेंट एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन, संस्थापक, पहले वो सॉरी डेट लिख लीजिएगा, 1875, कलकत्ता, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक थे। स्टूडेंट एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, 1875 में ही इंडिया लीग, इंडिया लीग इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पर? कोलकाता, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। 1875 इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष। 1876 इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, कोलकाता, कोलकाता। और प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो लिखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और आनंद मोहन बोस।
आनंद मोहन बोस। इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, इसलिए आपको नहीं, मैं आपको कुछ कहानी इसमें नहीं सुना पा रही हूँ। लेकिन अभी आईएनसी जब शुरू होगा तो आपको बहुत मजा अब आने वाला है हिस्ट्री में। 1884 मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा तो भाई जाहिर सी बात है कहां पर होगी? मद्रास, चेन्नई, जिसको आज आप चेन्नई बोलते हो, यहां पर स्थापित हुई होगी मद्रास महाजन सभा। लिखिएगा, एम वीर राघवाचार्य, वीर राघवाचार्य और सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। आनंद चार्लू ये इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, 1885 लास्ट है ये, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तो कहां पर है होगी ये? तो जाहिर सी बात है बॉम्बे, जिसको आज आप कहते हो मुंबई, जिसको आज आप कहते हो मुंबई। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 और इसके संस्थापक हैं फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, इनके साथ में एक व्यक्ति हैं केटी मलंग और एक व्यक्ति हैं बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी लिख लीजिए, बदरुद्दीन तैयबजी। फटाफट लिख लीजिए, बदरुद्दीन तैयबजी। अब आपको ध्यान रखना है बेटा कि अब मैं आपको पढ़ाऊंगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसको लिखें फटाफट, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी और मैं आपको पढ़ाऊंगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लिखकर एक बार थम्स अप कर दें या लिख लिया है ऐसा बोल दें। हाँ प्रिया, मैंने एक तो बता दिया, एक तो करेक्शन कराना था और मुझे और क्या करना था सुनो बेटा, केटी मलंग होंगे ना ये। अब मेरी बात को सुनो यहाँ पे ध्यान से, बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनना। बेटा कल मुझे जाना है डॉक्टर के पास, तो कल ये हो सकता है कि आपकी जो क्लास है या तो उसका टाइम, या तो अगर मेरा अपॉइंटमेंट पे डिपेंड करेगा, मैं आपको आज ही बता दूं ताकि आप कल परेशान ना हो। अगर मुझे अपॉइंटमेंट मिला कि 11 बजे से अपॉइंटमेंट है तो मैं आपकी क्लास जो है आगे शेड्यूल करवाऊंगी। और अगर मुझे अपॉइंटमेंट मिला 1 बजे का या 1:30 बजे का, तो फिर मैं आपकी क्लास को बच्चे जो है गुलशन कुमार जी, मद्रास कहाँ पर पड़ता है? साउथ में पड़ता है कि उत्तर में पड़ता है, बताइए। चलिए, तो मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि अगर पहले अपॉइंटमेंट हुआ तो आपकी क्लास के टाइमिंग को कल चेंज करवा सकती हूँ, और अगर मुझे बाद में टाइम मिला, मतलब बाद में अपॉइंटमेंट मिला, तो फिर आपकी क्लास को लेकर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। लेकिन मैं आज आज ही आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, डिपेंड करेगा बच्चे टाइम आपका मेरी अपॉइंटमेंट के ऊपर।
ठीक है? तो आप हाँ, अगर टाइम बाद में रखना होगा तो फिर मैं 3 बजे से आपकी क्लास को शेड्यूल करा लूँगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब यही मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती थी, अब सुनो। अब आपका जो टॉपिक है वो क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको आप कहते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बेटा जो ये बच्चे कहते हैं ना बस करो, वो क्लास में बेटा तब आया करो जब आप मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहो कि मैं 1:30 बजे तक क्लास लूंगी। आपकी बात मानती हो ना? मैं मानती हो ना? तो आप भी थोड़ा बहुत सुन लिया करो टीचर की बात। अब ये जो आईएनसी है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आखिर ये क्यों स्थापित की गई थी? आखिर क्या वजह थी कि इसको स्थापित करना पड़ा और अंग्रेजों ने इसे खुद स्थापित करवाया था? ठीक है, तो अगर मैं आपसे प्यारे बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छे से सुन यहाँ पे आपको सॉरी बहुत अच्छे से बताऊं, तो आप मेरी बात को यहाँ पे सुनेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर हम बात करते हैं आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो एक तरीके से ये अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया गया एक मंच था। कैसे? जैसे मेरी बात सुनना। अगर मैं आपसे प्यारे बच्चे यहाँ पर बात करूं, मान लीजिए कि ये आपका जैसे आपको मैंने पढ़ाया कि 1857 का विद्रोह भारत में हुआ। अब अंग्रेज क्या चाहेंगे कि ऐसा विद्रोह कभी भी दोबारा से ना हो। ऐसा विद्रोह दोबारा से हमारे भारत में ना हो और मतलब अंग्रेजों का शासन बरकरार रहे। तो अंग्रेजों ने देखो यहाँ पे एक चाल चली। अंग्रेजों ने कहा भारतीयों से कि हम आपके लिए एक संस्था बनाएंगे, हम आपके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाकर हम क्या करेंगे, वहां पे भारतीय लोगों को बिठाएंगे और फिर जो भारतीय जनता है उनकी जो समस्याएं हैं वो उन भारतीयों तक पहुंचाएंगी, फिर वो भारतीय हम तक उस समस्या को पहुंचाएंगे। देखो जैसे मान लो कि आज मुझे मुझे अभी किसी बात पे गुस्सा आया, अब मुझसे कहा जाए कि आप अपना जो गुस्सा है उसकी कंप्लेंट जाकर जो है आप किसी व्यक्ति से करो। मैंने जाकर उस व्यक्ति से कंप्लेंट कर दी, फिर वो व्यक्ति जाकर ऊपर कंप्लेंट करेगा, तो क्या तब तक मेरा गुस्सा उतना रहेगा? आप कहोगे नहीं मैम, गुस्सा शांत हो जाएगा। क्योंकि गुस्सा जब आता है तो एट अ टाइम आता है और हम एट अ टाइम रिएक्शन करते हैं और एक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कहा अंग्रेजों ने कि भारतीय लोगों आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप हम तक पहुंचाना। अब वो पहुंचेंगी अंग्रेजों तक, फिर अंग्रेज उस पे कहेंगे कि ठीक है हम डिसीजन लेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो क्या तब तक लोगों का गुस्सा बरकरार रहेगा? आप कहोगे मैम नहीं रहेगा। तो कांग्रेस को उन्होंने कैसी संस्था बना दिया? अपने लिए एक सेफ्टी वल्व बना दिया, एक सुरक्षा बल्ब बना दिया। और लाला लाजपत राय जी ने यही कहा कि ये जो आईएनसी लिखा है, ये जो आईएनसी बनाया गया है, आईएनसी की जो स्थापना की गई है, ये अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा वॉल्व है, एक सेफ्टी वॉल्व है। और लाला लाजपत राय जी ने ये स्टेटमेंट किस में दिया है? आप कहोगे कि मैम उन्होंने यंग इंडिया में इस स्टेटमेंट को लिखा है। तो आपको समझ में आया कि आईएनसी क्यों बनाई गई थी? आईएनसी को अंग्रेजों के द्वारा स्थापित कराया गया था, लेकिन किस लिए? ताकि विद्रोह को रोका जा सके, लोगों के गुस्सों को रोका जा सके, लोग हमारे खिलाफ क्रांति ना करें, लोग हमारे खिलाफ हथियार ना उठाएं। लेकिन सब लोगों की सोच तो एक जैसी नहीं थी ना। अब यहाँ पे कांग्रेस के अंदर दो दल आपको दिखाई देंगे, एक को आप कहोगे गरम दल, एक को आप कहोगे नरम दल। अब नरम दल के जो नेता हैं वो अंग्रेजों के पूरे पुजारी बन के काम करेंगे कि हमें सरकार के खिलाफ नहीं जाना है, हमें सरकार से प्रार्थनाएं करनी है, याचनाएं करनी है, लेटर्स लिखने हैं, उनको अपनी समस्याएं बतानी है। सरकार ने ये संस्था इसीलिए बनाई थी, सरकार हमारी समस्या का समाधान करेगी। लेकिन गरम दल के लोग कहते हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम इनके सामने प्रार्थनाएं करोगे, याचनाएं करोगे, तो तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिलेगा सिवाय धिक्कार के, सिवाय धोखे के, सिवाय शोषण के। गरम दल के नेता कहते हैं कि अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो अंग्रेजों की भाषा में ही अंग्रेजों को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन नरम दल के नेता क्या करते थे? अंग्रेजी सरकार में विश्वास करते थे। और यहीं पे क्या होगा कि गरम दल और नरम दल के जो नेता हैं
आपको ध्यान रखना है कि वो दोनों नेता आपस में झगड़ेंगे। क्यों झगड़ेंगे? क्योंकि उनके विचार अलग हैं और उनके विचार अलग हैं। एक का अंग्रेजी सरकार में विश्वास है, एक का अंग्रेजी सरकार में बिल्कुल विश्वास नहीं है। और जब विचारधाराएं परिवर्तित होती हैं, जब विचारधाराओं में अंतर होते हैं, तो बेटा क्या होता है? बंटवारा होता है। घरों में बंटवारा कब होता है? जब विचार नहीं मिलते। हमारा अपने माँ बाप से डिस्प्यूट कब होता है? जब उनके और हमारे विचार आपस में नहीं मिलते। आज के समय पे इंडिया में इतने सारे डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पति पत्नी के विचार आपस में नहीं मिलते। तो यहां पर आपका एक समय ऐसा आएगा कि जो कांग्रेस काम कर रही है वो कांग्रेस बट जाएगी, फिर उसको विलय किया जाएगा, लेकिन फिर पट जाएगी। क्योंकि एक बार अगर कोई माला टूट जाती है और जब हम उसको जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अंग्रेजों को लगा कि एक कमजोर सी संस्था हम बना के तैयार कर रहे हैं, लेकिन एक समय ये संस्था इतनी ताकतवर हो जाएगी, इसमें ऐसे ऐसे लोग आकर जुड़ जाएंगे कि अंग्रेज इसको कहेंगे कि ये बेकार संस्था है। ये संस्था नहीं, ये तो क्रांतिकारियों का संगठन है। इस तरह के स्टेटमेंट भी अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा इस आईएनसी को लेकर दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था उससे अलग चीजें हो चुकी थी। उन्होंने क्या सोचा था? संस्था बना देते हैं, भारतीय यहाँ पे अपना काम करते रहेंगे, हम तक कंप्लेंट लाते रहेंगे, उसके बाद हम एक्शन लें या ना लें। बेटा तुषार, मैं सिलेबस आपको बता चुकी हूँ और आपको यह भी बता चुकी हूँ कितनी क्लासेस में क्या टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, तो आप उस क्लास को देख लो। मैं डेली डेली सिलेबस डिस्कस करके क्लासेस नहीं बता सकती हूँ। अब आप पढ़ लो आगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये आपको पता है कि इस कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बेटा जब आप बात करोगे तो इसे क्या कहा गया? कि ये एक सुरक्षा वाल्व है। ये क्या कहा गया? कि ये तो एक सुरक्षा वाल्व है, मतलब एक सेफ्टी वाल्व इसको कहा गया, कि ये एक सेफ्टी वाल्व है सुरक्षा के लिए। और ये किसने कहा? तो आप कहोगे ये कहा था लाला लाजपत राय जी ने। लाला लाजपत राय जी ने इसे सुरक्षा वॉल्व कहा था। ठीक है, और कहां पर कहा था? तो यंग इंडिया में। यंग इंडिया इस पत्रिका में लाला लाजपत राय जी ने इसे सुरक्षा वॉल्व कहा था। ठीक है, और उसके अलावा लाला लाजपत राय जी ने कहा, लाला लाजपत राय जी ने एक और बात कही कि आईएनसी डफरिन के दिमाग की उपज है। डफरिन के दिमाग की उपज है। ये भी लाला लाजपत राय जी ने आईएनसी के बारे में कहा। क्योंकि जब आईएनसी की स्थापना होगी तो भारत में वायसराय कौन होगा? डफरिन होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाला लाजपत राय जी ने इसे किसका विचार बताया? डफरिन का विचार बताया। ये डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय जी ने इसे कहा। अब हम बात करते हैं आईएनसी की स्थापना। तो बेटा इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, ये ध्यान रखना। और इस आईएनसी के जो संस्थापक था, यानी फाउंडर, वो था बेटा जी ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और ये कौन था? तो एक रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर। रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर था ये, रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर, सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी, सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी। जब अंग्रेज के द्वारा स्थापित की गई है, और किसके दिमाग की उपज थी? डफरिन। डफरिन का विचार था आईएनसी को स्थापित करने का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके संस्थापक कौन है यहाँ पर? ए ओ ह्यूम। और ए ओ ह्यूम कौन है? तो मैम एक अंग्रेज अधिकारी है, जो कि रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका, ये कौन से उस पे था? तो बेटा जी ये अधिकारी था आईसीएस अधिकारी। आईसीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन सिविल सर्विसेज। आईसीएस अधिकारी था ये, इंडियन सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट था एक तरीके का। और जो ये ए ओ ह्यूम है, इसे कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है
कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? तो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, और इसी को कहा जाता है फादर ऑफ आईएनसी। फादर ऑफ आईएनसी यानी कि आईएनसी का जनक। आईएनसी का जनक, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की फुल फॉर्म है। आईएनसी का जनक इसी को कहा जाता है। इसके बारे में एक दो लाइन और हैं। ठीक है, एक दो लाइन और हैं इसके बारे में, ए.ओ. ह्यूम के बारे में। शीतल, आधा घंटे में आप खाना खा लेंगी? खाना खाना है ना बेटा, आधा घंटा बहुत होता है, मैं तो 5 मिनट में खाना खा लेती हूँ। आपको आधा घंटा भी कम लगेगा? 2 बजे आपकी अगली क्लास होती है। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे अगर मैं बात करें तो अभी ए.ओ. ह्यूम की ही बात चल रही है। प्यारे बच्चे, ये एक पक्षी विशेषज्ञ था। ये पक्षी विशेषज्ञ था। पक्षी विशेषज्ञ, इसे क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी विशेषज्ञ। तो ऑर्थिनोलॉजिस्ट भी था। और इसकी जीवनी, ए.ओ. ह्यूम की जो जीवनी है, बायोग्राफी, उसको किसने लिखा है? तो इसकी जीवनी के लेखक है विलियम वेडरबर्न। लेखक, राइटर विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न, ठीक है। अब देखो 1884, ध्यान से सुनना। 1884 में क्या किया गया था? इंडियन नेशनल यूनियन, ध्यान से सुनना, इंडियन नेशनल यूनियन, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूं। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, एक बार इसको ध्यान से सुनना। भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना हुई कब हुई थी? आप कहोगे कि मैम 1884 में। किसने, संस्थापक कौन था इसका? आप कहोगे इसका संस्थापक, इसका जो फाउंडर था वो था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, यानी कि बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में स्थापित किया था। अब इस संघीय शब्द की जगह, इस शब्द की जगह इसमें क्या जोड़ा गया था? कांग्रेस शब्द जोड़ा गया। कांग्रेस शब्द जोड़ा गया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। सुझाव पर यह क्वेश्चन बनता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और यही आईएनयू क्या बना? 1885 में बना ये आईएनसी। यानी यहां पर यूनियन की जगह क्या बन गया? कांग्रेस। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले नाम क्या था? तो आप कहोगे कि मैम नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसका जो नाम बदला गया था, इसके प्रथम अधिवेशन के दौरान बदला गया था। ठीक है, तो आज हम क्लास को यही विराम देते हैं। कल मैं आपको इसमें आगे, और ये पीडीएफ आपको दे रही हूं मैं,
इसको पढ़कर आना क्योंकि इसमें आपके अधिवेशन दे रखे हैं। ठीक है? इससे आगे की चीज़ें मैं कल बताऊँगी और ये नाम जो चेंज हुआ था, ये कब चेंज हुआ था? 1885 में, मैंने लिखा हुआ है। और 1885 में ही इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है? अब आप खाना खाइए और उसके बाद में आप लोग अपना क्लास लीजिए। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमेशा खुश रहें। जीवन में आपने जो सोचा है वो सारी चीज़ें आपको मिलें। आप खूब तरक्की करें।